गाइस वीडियो शुरू होने से पहले ही बता दे रहा हूँ कि आज की वीडियो में मैं थोड़ा जल्दी बोलूंगा जस्ट बिकॉज यहाँ पे नहीं है लाइट और इन्वर्टर से बहुत मुश्किल है कि ज्यादा लंबा अपन खींच पाए और वीडियो काफी ज्यादा बड़ी और इंपॉर्टेंट, तो इसलिए हो सकता है कि मैं थोड़ा जल्दी बोलूँ, तो प्लीज ऐसा रिएक्ट मत करना कि भाई किस बात की जल्दी थी। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार। तो गाइस आज हम लोग 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला है नुपुर शर्मा, दूसरा है अदनान और अब्दुल और तीसरा है हमारा अग्निवीर। बेसिकली जो अदनान और अब्दुल वाला टॉपिक है वो इतना ज्यादा सीरियस नहीं है जितना ज्यादा सीरियस ये नुपुर शर्मा वाला और अग्निवीर वाला है। तुम जो मेरी वीडियोस है इस तरीके की उन पे जो व्यूज देते हो इन पे देने की जरूरत नहीं है गाइस। इन वीडियोस पे जब व्यूज आते हैं तो मुझे कोई खुशी नहीं होती, लेकिन अगर तुम इस तरीके की वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ एजुकेशनल वाली, इन वीडियोस पे व्यूज दोगे ना तो सीरियसली मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं एक लाइफ में तुम्हारी वैल्यू ऐड कर दूंगा। तो मेरी तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो वीडियोस में बनाता हूँ एजुकेशन पर्पज से उन पे व्यूज दिया करो, उसको शेयर किया करो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नुपुर शर्मा केस के बारे में। तो भाई मेरे को तुम बताओ, किसी भी आइडियोलॉजी को नेशनल टेलीविजन पे जाके इंसल्ट करना सही बात है, हाँ या ना? अगर किसी आइडियोलॉजी के खिलाफ कोई बोल रहा है या फिर इंसल्ट कर रहा है तो डेफिनेटली उसको माफी मांगनी चाहिए। तो क्या नुपुर शर्मा ने माफी मांगी? यस, सबको पता है, हाँ उसने माफी मांगी। अब अगर माफी मांग ली तो उसके बाद क्या किया जा सकता है? भैया अगर कोई बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गया है, उसको लग रहा है कि ब्लास्फेमी हुई है, तो वो कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट में जाके केस कर सकता है और कोर्ट में अगर वो गिल्टी प्रूफ हो जाती है तो डेफिनेटली उसको सजा मिलनी चाहिए। ये एक प्रोसेस होता है, लीगल प्रोसेस होता है। लेकिन देश में इस वक्त क्या हो रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं। लोग रोड पे खड़े हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, पुतले जला रहे हैं नुपुर शर्मा के, उसको टांग कर रहे हैं, हैंग कर रहे हैं, एंड कुछ तो इतने घटिया गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं ना, मतलब क्या बताऊं। नुपुर शर्मा के पोस्टर पे कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हमने बहुत अच्छी चीज कर दी। तुम एक लड़की को उसके स्टेटमेंट के चक्कर में इतना ज्यादा, मतलब किस लेवल पे तुम गिर रहे हो भाई। ये जो मानसिकता है कि धर्म के नाम पे किसी को मार देना, ये मेरे ख्याल से इंडिया की मानसिकता तो नहीं है। ये मानसिकता सीधी सीधी कहाँ की है बताने की जरूरत नहीं है भाई, तालिबान की। ये तालिबानी आइडियोलॉजी लाके तुम इंडिया में इंप्लीमेंट कर रहे हो। शर्म आ रही है तुमको थोड़ी सी भी? ना मैं नुपुर शर्मा की स्टेटमेंट को डिफेंड कर रहा हूँ ना उसके अगेंस्ट जा रहा हूँ, लेकिन एक बात खुद सोचो, ये क्या बेहूदगी है भाई। हम इंडिया में रह रहे हैं, ये तालिबानी आइडियोलॉजी नहीं चलेगी। धर्म के लिए चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, किसी को धर्म के लिए आप नहीं मार सकते, पीट नहीं सकते और इस तरीके की घटिया हरकत तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बाकी मेरा इतना ही कहना था नुपुर शर्मा के ऊपर। बाकी इनके ऊपर इनकी पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या कहा या फिर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कह रही, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बस मेरे को फर्क पड़ा था एक चीज से, जब 56 देशों ने इंडिया को बोला था कि भैया जाओ माफी मांगो। मतलब बताओ, इन 56 देशों को आज इंडिया दिख गया जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट है बीजेपी की और वो जो है नुपुर शर्मा वो बीजेपी से अलायंस करती है। इन 56 देशों से मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी औकात है? ऑन सीरियस नोट पूछना चाह रहा हूं। अदनान, तुम मेरी इस वीडियो को अगर हो सकता है देख रहे हो तो दुबई जाते ही रहते हो शेखों का लेने, उनसे पूछना कि सम्राट भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि इन 56 देशों में औकात है कि चाइना के उइगर मुस्लिम्स के बारे में बोल दें, इजराइल फिलिस्तीन के बारे में बोल दें, बलोच में मर रहे मुस्लिमों के बारे में बोल दें, या तालिबान में जो तालिबानी सरकार ने इनोसेंट मुस्लिमों को मारा उसके बारे में बोल दें? है इनमें औकात? बिल्कुल नहीं है। आज इंडिया की बारी आई, इंडिया पे बात आई तो फट से बोल पड़े। बस इतना ही है कि ये जो देश आज की डेट में जिनकी खुद की स्थिति इमरान खान जैसी हो चुकी है, वो हमको बताएंगे किससे माफी मांगना और किससे नहीं मांगना। बाकी मेरा इतना ही स्टेटमेंट था नुपुर शर्मा के ऊपर। आपका क्या ओपिनियन प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई नो तुम्हें बहुत पॉलिटिकली करेक्ट साउंड कर रहा होगा, मेरी मजबूरी है, बाकी तुम खुद समझते हो यार क्या मेरा व्यू हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अदनान वाला। अदनान के ऊपर जितनी वीडियोस आ चुकी है अब इसके ऊपर नहीं लाऊंगा। इसके ऊपर ट्रिगर्ड होने का एक बहुत बड़ा रीजन था, शायद इस पर बनाई हुई पहली वीडियो मैंने इसे बताया था कि ये जो लोग होते हैं ये दुबई टूरिज्म को ज्यादा प्रमोट करते हैं। जब ये नुपुर शर्मा वाला मैटर चल रहा था और ये बाकी जो देश है 56 देश गल्फ कंट्रीज जब हमारे इंडिया के ऊपर प्रेशर बना रही थी, तब ये लोग इंडिया में रह के दुबई की स्टोरीज डाल रहे थे और एक तरीके से चिढ़ा रहे थे। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिए। यही वो कारण होते हैं जिसके कारण इनसे नफरत होती है, वरना टिकटॉकर रीलर हजारों हैं, एक दो नहीं हजारों, लेकिन हर बार इन्हीं के ऊपर चढ़ाई सिर्फ इसलिए होती क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी होती कि इनसे नफरत हो जाती है। रही बात अब्दुल की, तो अब्दुल के ऊपर वीडियो जितने भी छोटे क्रिएटर, छोटे मतलब जिनके सब्सक्राइबर्स कम है, मैं छोटा डिफेम करने की उससे नहीं कह रहा हूँ, जितने भी क्रिएटर हैं, नए क्रिएटर हैं जिनका अप्रोच इतना नहीं है कि वो यूट्यूब तक अपनी बात पहुंचा पाए या मेरे तक भी पहुंचा पाए, प्लीज अब्दुल के ऊपर अगर तुमने वीडियो बनाई है तो डिलीट कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि इतने बड़े वाले हैं कि इन्हें सिर्फ बोलना आता, सुनना नहीं आता। ये प्राइवेट पार्ट बोलेंगे बिल्कुल, और हम कुछ बोल दें, कुछ भी बोल दें A to Z, तो तुम देखते हो सड़कों पे क्या होता है। इसकी गलती नहीं, अब्दुल की अकेली गलती नहीं है, वो माइंडसेट ही ऐसा है कि इनको सुनने की आदत नहीं है, बोलने की है। तो जिसने भी इनके ऊपर वीडियोस बनाएंगे वीडियो रिमूव कर दो जस्ट बिकॉज ये लोग स्ट्राइक मार रहे हैं। इसने शायद EST एंटरटेनमेंट है उसके ऊपर भी स्ट्राइक मारी, क्रेजी डिक के ऊपर ही मारी, हमारा भाई है रोस्टिंग गुरु, गेमिंग गुरु रोस्टिंग गुरु मदस्सर नाम है उनका, तो उसके ऊपर भी स्ट्राइक मारी है, काफी लोगों के ऊपर इन्होंने स्ट्राइक मारी है। तो प्लीज जिन लोगों ने भी वीडियोस बनाई है वो डिलीट कर दो। इतना ही अपडेट था, ये दोनों होगा टॉपिक। अब आते हैं थोड़े सीरियस टॉपिक के ऊपर, वो है अग्निवीर। लेकिन वो बताने से पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगा OneWin को, जिसने इस वीडियो को स्पॉन्सर करा। थैंक यू सो मच। OneWin एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे नहीं बता रहा, मैं शुरू से शुरू करता हूँ। तो गाइस आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल की साइट के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है OneWin, जिसमें आप अलग अलग गेम्स खेल सकते हैं और अलग अलग गेम से अलग अलग प्रॉफिट ले सकते हैं। जैसे कि एक गेम हो गया हमारा लकी जेट, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस प्रेडिक्शन सिलेक्ट करनी है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। लाइक मेरी 2 प्रेडिक्शंस हो चुकी हैं। आपका लकी जेट जितना ज्यादा ऊपर जाएगा आपको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। लकी जेट ऊपर जाता जा रहा है,
जाता जा रहा है। एंड देखिए गाइस, मेरा प्रेडिक्शन एकदम सही हो गया, पहली प्रेडिक्शन सही हो गई और लगभग सेकंड भी हमारी सही हो ही गई। इसमें जीते हुए पैसों को इजीली आप विड्रॉल कर सकते हैं। शायद आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं साइड में लगा दूंगा। इसमें रजिस्टर करना बहुत ज्यादा इजी है ना। मेरा प्रोमो कोड भाई 500 जरूर यूज कर लेना, आपको 25,000 रुपए तक का बोनस मिल सकता है। रजिस्टर करना बहुत ज्यादा इजी है। अगर आपकी इच्छा है, अगर आपको लगता है कि आप खेल सकते हैं, जीत सकते हैं, तो आप जरूर जा सकते हैं। टोटली डिपेंड ऑन यू। तो 1 विन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय श्री राम। वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आई नो कि आप लोग ट्विटर चलाते होंगे या फिर न्यूज तो जरूर देखते होंगे, और अगर आप न्यूज देखते हैं या फिर ट्विटर चलाते हैं तो आपको ये पता होगा कि आज की डेट में भारत में क्या हो रहा है। चारों तरफ एक ही चीज हो रही है, पता है क्या? आगजनी। बसें जलाई जा रही हैं, ट्रेन जलाई जा रही है, प्राइवेट प्रॉपर्टी जलाई जा रही है लोगों की। एंड जो लोग इस चीज को झेल रहे हैं, अगर आप उनके इंटरव्यूज देख लेंगे तो सीरियसली आपको रोना आ जाएगा एक टाइम पे। ये जिसने भी जलाई है, जो भी स्टूडेंट है, जिसको भी नौकरी चाहिए, कम से कम ये मत करे कि किसी अनजान आदमी गाड़ी चला के चलता है। बहुत मुश्किल से आदमी गाड़ी लेता है। किसी ने भी जलाई है, वो आए यहाँ पे एक बार मेरे सामने और बोले ये इंसाफ है क्या? इससे नौकरी मिल जाएगी उनको। अरे मोदी जी से दिक्कत है, नीतीश से दिक्कत है, तुम आ जाइए ना। और जैसा हर बार एक दंगे के बात होता है, जितने भी लोग दंगे कर रहे होते हैं उनके प्रति हमको ऐसी सिंपैथी दिलवा दी जाती है जिसकी कोई हद नहीं। इन्हीं सिंपैथी के चक्कर में हम कभी दंगाई को दंगाई कह ही नहीं पाते हैं। कभी हम उसे किसान कहते हैं, कभी उसे हम भटका हुआ नौजवान कहते हैं, और इस बार तो हम उन्हें स्टूडेंट कह रहे हैं। भाई देखो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, और अगर तुम मुझे 1-2 साल से देख रहे होगे तो तुमको भी पता होगा कि आज की डेट में हमको समझ में आने लगा है ये जो दंगे होते हैं ये प्री ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और इनके पीछे जो माइंडसेट होता है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो लोगों को इनसे सिंपैथाइज करवा देता है। अगर आप मेरे को 2 साल से देख रहे हैं या फिर थोड़े से भी एक्टिव है तो आपको पता होगा सीए के टाइम भी सेम ऐसे ही हुआ। सीए के टाइम एक भ्रांति फैलाई गई, लोगों के अंदर एक झूठ फैलाया गया कि भैया जो सीए है वो मुस्लिमों के खिलाफ है, जबकि सीए का इंडियन मुस्लिम से कुछ लेना देना नहीं था। एनआरसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीएए की बात कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद भी एक र्यूमर फैला दिया गया कि तुमको देश से निकाल दिया जाएगा। इतनी ज्यादा टॉक्सिक हो गई वो चीज कि दंगे होना शुरू हो गए। दंगे हुए, कई निर्दोष लोगों की जान गई, और क्या मिला इन दी एंड? कुछ नहीं। चलो हमने मान लिया सीए एक बहुत गलत बिल होगा। उसके बाद आता है किसान बिल। किसान बिल में ऑलरेडी सिंपैथी जुड़ गई क्योंकि किसान वर्ड आ गया। किसान वर्ड सुनते ही हम लोगों के माइंड में पता है क्या आ जाता है? धरती फटी हुई है, एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, देख रहा है बादलों को कि पानी कब गिरेगा। लेकिन जो लोग सिंगू बॉर्डर पे बैठ के किसान आंदोलन को लीड कर रहे थे, क्या आपको लगता है, सीरियसली आपको लगता है कि वो कभी खेत भी जाते होंगे अपने? जिनके खुद के बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टी से, तुम्हें लग रहा है कि वो नंगे पैर खेतों में घूमते होंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। लेकिन हमारे अंदर दिक्कत क्या है कि हम लोग रिसर्च नहीं करते। कोई ने बोल दिया किसान आंदोलन है, किसान परेशान है, तुम लोग अपने आप ही उससे रिलेट करके कि यार बताओ किसान परेशान है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गलत होगा। किसी ने एक बार भी बिल पढ़ने की कोशिश नहीं की। इनफैक्ट जो इस आंदोलन को लीड कर रहा था, राकेश टिकैत, जिसकी सिर्फ एक ही वर्ड है, काला कानून है जी, काला कानून है, उसको वापस ले लो। इसका मतलब सिंपल निकलता है कि उसको भी किसान बिल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। लेकिन किसान वर्ड आ गया, आप इमोशनल हो गए। उसके बाद वो लोग लाल किले पे चढ़े, बेअदबी के नाम पे हाथ पैर काट के पुलिस के बैरिकेड पे उन्हें टांग दिया, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं कहा क्योंकि आपके अंदर एक सिंपैथी थी। आज जो लोग दंगा कर रहे हैं, ट्रेनें चला रहे हैं, बसें जला रहे हैं, आपको उनमें दंगा ही नहीं दिख रहा है, आप में उनको स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। सीरियसली एक जो स्टूडेंट होता है जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा होता है ना, उसे पता होता है कि अगर उसके ऊपर एक भी एफआईआर हुई, सिंगल एफआईआर या सिंगल कंप्लेंट उसके ऊपर हुई, तो वो कभी भी सिविल सर्विस की एग्जाम नहीं दे सकता, सिविल सर्विसेज को ज्वाइन नहीं कर सकता। ये हर स्टूडेंट को पता होता है। जो बंदा अपने अंदर इतनी नॉलेज रखता है क्या वो रोडों पे जाके दंगे करेगा? तुम किन्हें स्टूडेंट कह रहे हो? और गुस्सा आ गया तो इसका ये मतलब तो नहीं होता ना कि तुम मेरी प्रॉपर्टी डैमेज कर दो ना। हर बार एक ना एक बिल पे, एक ना एक पॉलिसी पे एक नैरेटिव सेट हो जाता है। सीए में जैसा मैंने बताया पूरे ही फेक नैरेटिव सेट कर दिया। किसान आंदोलन के टाइम भी सेम ऐसे झूठ फैलाया गया, और मैं आज भी क्लियरली बोलता हूं कि मैं किसान बिल्स को टोटली सपोर्ट करता हूं, क्योंकि 10-20 हजार लोग जो सड़क घेर के बैठ जाएं, उनके चक्कर में करोड़ों लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए था। जिन किसानों को तुम इमेजिन करते हो ना, वो जो परेशान हो रहे होते हैं खेत में, सीरियसली उनका नुकसान हुआ इन बिल के वापस जाने से। खैर वो एक अलग मुद्दा हो गया। आज के मुद्दे के बारे में बात करते हैं। अग्निवीर के ऊपर जिस तरीके से नैरेटिव सेट किया जा रहा है, सीरियसली सोच के शर्म आने लगती है। क्या बोला जा रहा है पता है आपको? कि इस बार गवर्नमेंट ने सारी की सारी जो आर्मी की नौकरियां वो भी ठेके पे दे दी, मतलब आर्मी भी बेच दी। किसी चीज का प्राइवेट हो जाना एक बहुत अलग चीज होती है, और किसी प्रोसेस को थोड़ा सा इजी करके बड़ा बना देना ये एक अलग प्रोसेस होती है। और अग्निवीर जो है वो दूसरी प्रोसेस में आता है, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए अब शुरू करते हैं अग्निवीर वाली हमारी जो स्कीम है उसके ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि अग्निवीर स्कीम आखिर है क्या। तो गाइस ऐसा है कि जो बच्चे 17.5 ईयर्स के होंगे, 17.5 ईयर्स से लेके 21 साल तक के बच्चे आर्मी में जा सकते हैं और सर्व कर सकते हैं इंडियन आर्मी के लिए। तो भैया इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन था जो कि मुझे भी जेन्युइन लगा, वो ये था कि भैया जो लोग 23 साल के हो गए, क्योंकि पिछले लास्ट 2 ईयर से कोई भी भर्ती नहीं निकली आर्मी की, तो जो लोग 21 साल के थे 2 साल पहले, आज वो 23 साल के हो गए, तो उनके लिए क्या, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसका इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया और एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया। वो ये था
कि इस साल के लिए जो एज है 17 से लेकर 21 तक की, उसको बढ़ा के 17 से लेकर 23 तक कर दिया गया। मतलब इसमें बेनिफिट ये हुआ है कि जो 2 साल से भर्तियां नहीं निकली थी, जो लड़के रह गए थे, उनको भी एक चांस मिल चुका है। तो एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जिसके ऊपर बहुत अच्छा स्टेप लिया गवर्नमेंट ने, पहली चीज। दूसरी बात, कितनी भर्तियां? तो तकरीबन 46,000 के करीब भर्तियां। अब क्या होगा, इसमें 46,000 जो हमारे बंदे होंगे वो भर्ती हो जाएंगे अगले आने वाले 90 दिनों में। अब इसमें क्या होगा, 46,000 जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो आर्मी के लिए सर्व करने जाएंगे। 6 महीने उनकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद उनकी जॉब शुरू हो जाएगी और 4 साल बाद उनको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। अब ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको मैं बहुत आराम से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि तुम्हें योगेंद्र यादव वाली भाषा ही समझ में आती है। तो भैया पहली चीज, जितने भी बच्चे इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे उनमें से 25% बच्चों को सीधा आर्मी में भर्ती कर लिया जाएगा। एक सिंपल से एग्जांपल से समझाऊं तो ऐसा समझो, 100 बच्चों की भैया ज्वाइनिंग हुई, उनमें से 25 बच्चे परमानेंट हो जाएंगे जो आर्मी में ही रहेंगे, बाकी 75 बच्चों को रिटायर कर दिया जाएगा। अब आपका सवाल आएगा कि जो 75% बच्चों को निकाल दिया गया उनका तो भविष्य खराब, क्योंकि उन्हें 4 साल में किया गया। इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट कि 25% लोगों को क्यों लिया गया, क्योंकि इसमें भी क्राइटेरिया रखा गया, जो लोग बेटर परफॉर्म करेंगे, जो बहुत अच्छी ड्यूटी देंगे, उन्हीं को सिलेक्ट किया जाएगा। 25% वो एक उनका कट ऑफ है। बचे जो 75% लोग हैं उनके साथ क्या, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं आपको और अच्छे से समझा दूं इस स्कीम के बारे में। इसमें बेसिकली 4 साल तक आपको सैलरी मिलेगी जो स्टूडेंट इसमें भर्ती होंगे। फर्स्ट ईयर में आपकी सैलरी होगी 30,000 रुपए, जिसमें से 9,000 रुपए कट हो जाएगा और ये अग्निवीर सेवा निधि में चला जाएगा। दूसरे ईयर में आपकी सैलरी होगी 33,000, जिसमें से आपके 9,900 रुपए कट के काय में चले जाएंगे अग्निवीर सेवा निधि में। तीसरे ईयर में आपकी सैलरी होगी 36,500, जिसमें से 10,500 रुपए कट के चले जाएंगे आपके काय में अग्निवीर सेवा निधि में। लास्ट ईयर में आपकी सैलरी होगी 40,000, जिसमें से 12,000 रुपए कट के चले जाएंगे आपके अग्निवीर सेवा निधि में। इसका अगर हम टोटल करें, जो सैलरी आपको पर मंथ इन हैंड मिलने वाली है, तो इसका टोटल बनता है 11,71,000 रुपए जो आपको इन हैंड मिलेगा। बाकी जो आपका सेवा निधि में कटा है वो तकरीबन टोटल होगा 5 लाख रुपए। जो पैसा आपको इन हैंड नहीं मिला, आपकी सैलरी में से कटा है, वो होगा टोटल 5 लाख रुपए, जिसको गवर्नमेंट डबल करेगी, 5 लाख का 10 लाख करेगी, उस पर अपना इंटरेस्ट लगाएगी, मतलब गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगी आपको। और टोटल तकरीबन आपको जो 5 लाख रुपए कटा है उसके बदले आपको मिलेगा 11,71,000 रुपए अलग से। बात को समझे, 11,71,000 आपकी सैलरी जो आपको इन हैंड मिली वो तो मिली गई, साथ ही में आपके जो पैसे कटे सेवा निधि में 5 लाख रुपए वो डबल होकर इंटरेस्ट के साथ और मिल जाएंगे, मतलब आपको टोटल मिल जाएगा 23 लाख रुपए। अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं, जब आप रिटायर्ड हो जाएंगे उसके बाद 23 लाख रुपए आपको इन हैंड मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूं तो 48 लाख तक के इंश्योरेंस है। भगवान ना करे, मैं कभी नहीं चाहूंगा हमारा कोई भी सैनिक वीर गति को प्राप्त हो। इन केस अगर वो हो जाता है, भगवान ना करे हो जाता है, तो 48 लाख तक के इंश्योरेंस है। मींस अगर डेथ होती है, इंजरी होती है, तो सब पे आपको इंश्योरेंस मिलेगा। 14 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 48 लाख, अलग अलग प्रोग्राम से। ये आपको सैलरी समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि भैया 4 साल बाद अगर कोई बच्चा कुछ करना चाह रहा होगा या फिर उसका कोई ब्राइट फ्यूचर होगा, वो तो खराब हो गया। क्यों हो गया भाई? वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन सीख के आया, पहली चीज। दूसरा, आप जो क्वेश्चन उठा रहे हैं वो भैया 4 साल में इंजीनियर बन जाता तो पहले ही बन जाता। अगर तुम्हें इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो 10th करो, 12th करो, उसके बाद जाकर डिग्री करो, मास्टर्स करो, प्रिपरेशन करो, निकालो एग्जाम। तुम इसमें काय को उसको जोड़ रहे हो? तुम्हें जबरदस्ती थोड़ी ना बुलाया जा रहा है कि भाई तुम आ जाओ अपने 4 साल इसमें दो। ये तो एक बहुत बेहुदा तर्क हो गया। मैं आपको एक लॉजिकल तर्क भी दे देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति इसमें जा रहा होगा ना, तो एक प्रोग्राम बना है इंडियन गवर्नमेंट ने, तो देखो थोड़ा और सिंपल करके समझाता हूँ। अगर कोई बच्चा है जो 10th करके सीधा अग्निवीर में सिलेक्ट हो जाता है, तो 4 साल बाद उसका क्या होगा? ये तुम्हारा सिंपल सा सवाल होगा। गवर्नमेंट ने एक प्रोसेस बनाई है, 4 साल बाद जैसे ही हमारा अग्निवीर रिटायर्ड होगा उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो सर्टिफिकेट बराबर होगा 12th और एक डिप्लोमा के। मान के चलो 10th के बाद कोई गया, 4 साल बाद वो क्या करता? 11th करता, 12th करता और डिप्लोमा करता। डिप्लोमा 2 ही साल का होता, मान लो ITI करता। तो जो व्यक्ति 10th के बाद अग्निवीर में सिलेक्ट होगा उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो बराबर होगा 12th के और डिप्लोमा के। मतलब आप ऐसा नहीं रहेगा 4 साल जब आप सर्विस कर रहे होंगे तो फिर आपकी पढ़ाई बिल्कुल छूट जाएगी, आप 10वीं पास ही कहलाओगे। नहीं, आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा पहली चीज वो ये रहेगा। दूसरी बात, इसमें एक और चीज गवर्नमेंट ने ऐड करी है, वो की है 50% क्रेडिट वो आपको दे रही है। अगर कोई बच्चा अग्निवीर में सिलेक्ट होता है, 4 साल बाद वो किसी ओपन यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, NEP के तहत या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, तो वो जो कोर्स करना चाहता है उसमें उसको सिर्फ 50% ही मेहनत करनी पड़ेगी। लाइक 3 साल का कोर्स है ना, तो उसको सिर्फ 1.5 साल की मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 50% का क्रेडिट उसको इसलिए मिल जाएगा क्योंकि उसने अग्निवीर में सर्व किया है कंट्री के लिए, आर्मी के लिए। तो आपका ये सवाल कि 4 साल बाद उसका क्या, तो उसको देखो एक तो डिप्लोमा मिल ही रहा है, सर्टिफिकेट मिल ही रहा है, साथ ही साथ वो चाहे तो डिग्री भी कर सकता है, तो उसका कोई भविष्य खराब नहीं हुआ। ना जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात कर लेते हैं। 4 साल बाद तो वो बेरोजगार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? कैसे हो जाएगा? 100 में से जो 25% बच्चे उनको तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब मिली गई, वो आर्मी में चली गई। बचे हुए 75% बच्चों के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है, जो हमारी सेंट्रल फोर्सेज है, CRPF हो गई, असम राइफल हो गई, उनमें उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब जो सिलेक्शन की बात आएगी तो जो अग्निवीर होंगे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो भाई उनके पास चांसेस हैं। साथ ही साथ अगर वो स्टेट में सर्व करना चाहते हैं तो MP, UP, हरियाणा जैसे स्टेट्स ने क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि वो अग्निवीरों को प्रायोरिटी देंगे। स्टेट
की जॉब के लिए, जो पुलिस हो गई या फिर सिक्योरिटी रिलेटेड जॉब्स हो गई ना। उसके अलावा अभी हाल ही में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने फाइनेंस सेक्टर्स के जितने भी लोग हैं उन सबसे बात की, उनको बोला कि जो हमारे अग्निवीर होंगे उनको आने वाले टाइम पे जब वो रिटायर्ड हो जाएंगे, उनके पास एक्सपीरियंस होगा, तो आपको उनको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और बहुत सारे फाइनेंस सेक्टर्स ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो इनको प्रायोरिटी देंगे। नाउ बात रही, अगर कोई बंदा स्टार्टअप करना चाहता है, अगर कोई बंदा 4 साल बाद रिटायर्ड होकर स्टार्टअप करना चाहता है, तो भी उसके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। पहली चीज तो गवर्नमेंट ही तुम्हारा 5 का 11 लाख तुम्हें रिटर्न कर रही है, 10-12 लाख रुपए तुम्हारे पास ऑलरेडी होगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक और स्कीम निकाली है इसी चीज में कि जो अग्निवीर होंगे उन्हें लोन बहुत ईजी मिल जाएगा। तो अगर वो कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे होंगे तो उनके पास लोन की भी अपॉर्चुनिटी है, खुद का भी पैसा है, वो भी कर सकते हैं। अब अगर इसमें भी तुम्हारे बेवकूफों जैसे क्वेश्चन है कि नहीं भाई उनको तो 100% दे देना चाहिए, भाई जॉब वैकेंसी भी तो हो उतनी। मतलब गवर्नमेंट अगर आज की डेट में ऐसा करते कि भैया 46,000 की जगह 10,000 भर्ती निकालती, वो सही रहता, वो एकदम परफेक्ट रहता। लेकिन आज 10,000 की भर्ती की जगह वो 46,000 लोगों को दे रही है, 36,000 30,000 लोगों को वो रोजगार दे रही है, ट्रेंड कर रही है, साथ में अपॉर्चुनिटीज भी दे रही है, वो गलत है। मतलब इतने बेहुदा घटिया तर्क होते हैं ना वामपंथियों के, लेफ्टिस्टों के, जिसकी कोई मतलब कोई भी अच्छी स्कीम आएगी, कोई भी अच्छी स्कीम, ये एनईपी का भी विरोध करते हैं। ये बोलते एनईपी क्यों ला रहे हो भाई, 70 साल से सिस्टम वैसे ही चल रहा है, वैसे ही चलने दो। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनका तो भविष्य खराब हो गया ना, तो एनईपी हटा लो। वो तो क्या हुआ, कोविड के टाइम में एनईपी तो ये हटा नहीं पाए, वरना इतने गिरे हुए लोग हैं कि एनईपी का भी विरोध कर देते। अब अगला सवाल जो सबसे ज्यादा आ रहा है कि भैया रेजिमेंट्स हट जाएंगे। लोगों ने एक तो माइंडसेट ऐसा बना रखा है रेजिमेंट्स का कि अगर कोई राजपूत रेजिमेंट है या फिर बिहार रेजिमेंट है तो उसमें सारे बिहारी होंगे या फिर सारे राजपूत होंगे। ऐसा नहीं होता है। जितने रेजिमेंट्स होते हैं इसमें ऑल ओवर इंडिया के लोग होते हैं, और ऐसे लोगों का कहना है कि भैया अब क्या होगा, पैन इंडिया भर्ती होगी, इंडिया के सारे लोग जाएंगे, तो जो रेजिमेंट्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे भाई? आर्मी के चीफ खुद बोल चुके हैं इस चीज को कि जो रेजिमेंट्स होते हैं उसमें हर तरीके के लोग होते हैं। ऑल ओवर इंडिया के 75% से ज्यादा लोग हर रेजिमेंट्स में होते हैं। वो एक ग्रुप होता है जो साथ में खड़ा होता है, ड्यूटी सर्व कर रहा होता है। वो कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं होता है रेजिमेंट। तो आपको ये बात भी समझनी चाहिए कि रेजिमेंट जैसा ये बताना चाह रहे हैं वैसा नहीं है। जो हमारे वाइस लेफ्टिनेंट जनरल है BS राजू, वो भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि रेजिमेंट का मतलब वो नहीं होता जो तुम समझ रहे हो, या ये तुम्हें समझाना चाह रहे हैं। और आज की डेट में आर्मी चीफ तुम्हें समझा रहा है, तुम्हें वो बात समझ में नहीं आ रही। ये कन्हैया कुमार जैसे लोग जो पहले आर्मी को कह चुके हैं, ये तुम्हें बताएंगे क्या सही है क्या गलत। तुम्हें आर्मी चीफ की बात पे बिलीव नहीं हो रहा, तुम्हें इनकी बात पे बिलीव हो रहा है। इसमें अगला जो पॉइंट है जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने उठाया है कि इंडियन जो आर्मी ना वो वीक हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे आर्मी सोल्जर्स होंगे वो काफी यंग होंगे, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। डियर राहुल गांधी जी, आप तो पहली बात मत बोलो ये सब चीजें, आप पे शोभा नहीं देती। जो वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है ना, USA हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, आपकी फेवरेट कंट्री राहुल जी चाइना हो गया, वर्ल्ड की जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है ना, उन सब में जो सिलेक्शन का पैनल है ना, जो सिलेक्शन का पैटर्न है वो इसी तरीके का है जो आज की डेट में अग्निवीर में हो रहा है। USA में आज की डेट में 2 साल वाली स्कीम है, हमारे तो 4 साल है, उधर 2 साल में लोगों को ट्रेन कर दिया जाता है और आर्मी के लिए सर्व करने भेज दिया जाता है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी कहा जाता है, वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी USA, उसमें इस तरीके का पैटर्न है। और इन सारे पैटर्न्स को देख के ही इस पैटर्न को बनाया गया है अग्निवीर को। और ये बात कर रहे हैं राहुल जी, बात कर रहे हैं कि आर्मी कमजोर होगी। और अगर तुम्हें लग रहा है कमजोर होगी तो माननीय राहुल जी, माननीय अरफा जी के जो फेवरेट न्यूज़पेपर है द प्रिंट, उसका एक आर्टिकल आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। इस आर्टिकल में बहुत क्लियरली छपा है कि 1990 में जब कारगिल का युद्ध हुआ था ना, तब उसमें जो बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी, जिस ग्रुप ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी, वो 3 से 4 साल ही ट्रेंड हुए सोल्जर्स थे जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी। ये प्रिंट में छपा है, ये आर्टिकल डाल दे रहा हूं, जाकर पढ़ना, पूरा पढ़ लेना, तुम्हें आ जाएगा, तुम्हें भी आंसर मिल जाएगा और शायद गांधी जी को भी मिल जाए। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आ रहा है कि जो आर्मी वाले उनसे पूछे बिना ये स्कीम बना ली गई है। मतलब अकॉर्डिंग टू देम क्या होना चाहिए कि जैसे कि किसान बिल बन रहा है तो पहले राकेश टिकैत को बुलाओ, योगेंद्र यादव को ऐसे कमरे में बिठाओ, उनसे पूछो भाई तुम्हारे हिसाब से क्या क्या बनना चाहिए। मतलब जो लोग इनकी पार्टी के हैं, जो इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, जो भी एक्स आर्मी मैन है, उनसे नहीं पूछा गया, तो इसका मतलब किसी से नहीं पूछा गया। हमारे आर्मी चीफ खुद आके कई बार बता चुकी भैया इसको लेके हमसे कई बार सवाल पूछा गया, कई बार हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस किया, उसके बाद हमने इसको बनाया। इस स्कीम की शुरुआत पता है किसने की थी? इसका जो ब्रेन चाइल्ड है वो कौन थे? हमारे लेट जनरल बिपिन रावत सर। उन्होंने इस स्कीम की शुरुआत करी थी। आज से 2 से 3 साल पहले उन्होंने इस स्कीम को बनाना शुरू कर दिया गया था। तो आप अगर किसी को बोले इस स्कीम का ब्रेन चाइल्ड, तो आप उन्हें बोल सकते हैं, बिपिन रावत सर को। अब सर हमारे बीच नहीं रहे, हमारा दुर्भाग्य, लेकिन उनके जो ड्रीम्स थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, या फिर वो देश को जिस तरीके से लेके जाना चाह रहे थे, उस पर काम चलता रहा। उन्हीं में से एक स्कीम है। इस स्कीम को बनाने के लिए तीनों फोर्सेस के तीनों आर्मी चीफ को बुलाया गया था। लास्ट 2 ईयर्स में उनके साथ कंटिन्यू डिस्कशन चला, उनसे पूछा गया, और ये सब चीजें मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये तीनों आर्मी चीफ्स खुद बोल चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अब ये तो हो गई सर की बात या फिर आर्मी चीफ जो रहे उनकी बात। नाउ अब बात करते हैं कि इस स्कीम को लॉन्च किसने किया। इस स्कीम का जो पूरा ड्राफ्ट है वो कहाँ बना, क्या बना, तो भैया जो हमारा रक्षा मंत्रालय है ना, हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जिसमें काम करने वाले लगभग सभी लोग आर्मी के होते हैं ना,
उन्होंने इस चीज का ड्राफ्ट तैयार किया है। दो 2010 की ये बात है जब इंडिया में यूपीए गवर्नमेंट थी, एनडीए की नहीं, कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम की ये बात थी। 2010 में हमारे जनरल केवी के राव ने इस तरीके की स्कीम लाने की बात की थी। ये मैं बात 2010 की कर रहा हूँ। उस वक्त भी इस तरीके की स्कीम आने वाली थी और इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। पैटर्न थोड़ा सा अलग हो सकता है, ड्राफ्टिंग में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन 2010 में इस तरीके की स्कीम के बारे में बात हो चुकी थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक दिन में नहीं आ जाती है कोई भी चीज जो तुम्हें लगता है कि दो लोग बैठे लिखा और बना दिया, ऐसा नहीं होता है। खैर, इसमें एक और बहुत ही बेहुदा तर्क निकला था कि जो अग्निवीर होंगे, जो ये ट्रेंड सोल्जर्स होंगे, अगर वो रिटायर्ड हो जाएंगे तो सोसाइटी के लिए डेंजर हो जाएंगे। मतलब ये मिथ कोई कैसे दिमाग में ला सकता है? सोच भी नहीं सकता। मतलब एक व्यक्ति जो आर्मी में जा रहा है वो डेफिनेटली नेशनलिस्ट हो जाएगा। 4-5 साल जो देश की सेवा करने अपनी जान जोखिम में लगा के जा रहा है, डेफिनेटली नेशनलिस्ट हो ही जाएगा। नेशनलिस्ट होने के साथ उसके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा। वो आदमी हम लोगों से बहुत ऊपर होगा। वो आदमी हमारी सोसाइटी के लिए डेंजर हो सकता है? कभी बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, अगर ऐसा ही हो रहा होता, जो ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि भैया ये लोग आएंगे डेंजर हो जाएंगे सोसाइटी के लिए, तो हर साल 60,000 सैनिक रिटायर्ड होते हैं आर्मी से। कितने डेंजर कर दिए सोसाइटी में भाई। इन 60,000 सैनिकों से किसको खतरा है? उल्टा हम लोग सिक्योर फील करते हैं अगर कोई हमारे इधर रिटायर्ड सैनिक होता है। डेंजर वो नहीं होते हैं ब्रो, डेंजर तुम्हारी सरकारें करती हैं। जैसा कि अभी महाराष्ट्र में किया ना, एक चुटकुला ही शेयर किया था ना, एक्स आर्मी मैन ने और तुम्हारी सरकार के लोगों ने जाके या फिर गुंडों ने जाके उसको पीट दिया। याद होगा तुम्हें महाराष्ट्र वाला केस। बहुत ही बेहुदा घटिया तरीके का ये क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी एक्सप्लेनेशन जरूरी था तो मैंने दे दिया। इसमें गवर्नमेंट का क्या बेनिफिट है? तो देखो, क्लियर कट बात है। हमारा जो रक्षा बजट होता है, जो हमारा डिफेंस बजट होता है, वो सारी दुनिया में चौथे नंबर पे आता है। मतलब इतना ज्यादा स्पेंड करते हैं हमारे रक्षा के ऊपर, हमारे डिफेंस के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी हमारी रक्षा बजट का जो 50% होता है वो सिर्फ सैलरी और पेंशन में चला जाता है, और बाकी बचा 50% हम मॉडर्निंग में खर्च कर पाते हैं। मतलब अच्छे जो टूल्स देने हैं, गन्स देनी है या फिर अच्छे इक्विपमेंट्स देने हैं, उसमें सिर्फ 50% खर्च कर पाते हैं, जबकि हमारे पास इतना बड़ा रक्षा बजट होता है। दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज का इतना बड़ा बजट नहीं अपनी आर्मी को लेकर जितना बड़ा हमारा है, 4th नंबर पे वर्ल्ड में, लेकिन आधा पैसा पेंशन और सैलरी में जाता है, उसमें स्पेंड हो जाता है। दैट इज द रीजन इन स्कीम्स की जरूरत है गवर्नमेंट को, जिसमें ये लोगों का प्रॉफिट भी करें, साथ ही साथ पैसा बचा के अच्छे टूल्स में, इक्विपमेंट्स में और मॉडर्निंग में खर्च कर सकें। तो ये हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन स्कीम्स को लाना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जो 70 साल पुराना जो कार्डर है वो खत्म होना जरूरी है। आज जो ज्ञान देते हैं कि एजुकेशन सिस्टम क्यों चेंज नहीं हो रहा, वही नंबर के हिसाब से क्यों हमें जॉब मिल रही है, जब चेंज आते हैं तब तुम चेंज एक्सेप्ट क्या करते हो भाई? तुम चेंज भी तो एक्सेप्ट करो, तब ना तुम्हें समझ आएगा। देखो भैया, ऐसा है, एक बच्चा आर्मी की कोचिंग में जाता है, ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, आर्मी के चीफ केस में एक बच्चा आर्मी की कोचिंग में जाता है, 3 साल 4 साल ट्रेनिंग करता है, उसके बाद उसकी भर्ती होती है। इन केस अगर नहीं होती तो क्या, खत्म कहानी, टाटा गुड बाय बाय, हो गया ना। सिलेक्शन हो गया तो चलो भैया उसकी फीस वसूल हो गई, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, आप कोचिंग वालों से फीस वापस थोड़ी नहीं ले सकते। लेकिन अगर तुम अग्निवीर में जाओगे तो 4 साल तुम ट्रेनिंग भी करोगे, ट्रेनिंग का तुम्हें पैसा मिलेगा, जॉब के चांसेस बढ़ जाएंगे, साथ ही साथ तुम्हें लोन्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ तुम्हारे पास सर्टिफिकेट्स होंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। तो एक तरीके से जो कोचिंग सेंटर है ना, उसका धंधा भी बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं यह फायदा आर्मी का भी है, कहीं ना कहीं इसमें फायदा गवर्नमेंट का भी है, और कहीं ना कहीं इसमें फायदा हम लोगों का भी है। क्या इस तरीके की स्कीम पहली बार आई है? नहीं, सीनियर ऑफिसर लेवल पे एक स्कीम बहुत पहले से चली आ रही है, जिसको कहा जाता है एसएससी, शॉर्ट सर्विस स्कीम करके ये चीज होती है, जिसमें क्या रहता है कि जो सीनियर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं उनको मैक्सिमम 10 साल के लिए ही अपॉइंट किया जाता है, उसके बाद उन्हें हटा दिया जाता है। अगर उनका काम अच्छा रहा तो उनको 14 साल, मतलब 4 साल और बढ़ा दिया जाता है, उनको टोटल 14 साल कर दिया जाता है। सेम वैसे ही अग्निवीर में, उनमें 10 साल है, इसमें 4 साल है। तो इस तरीके की स्कीम पहली बार नहीं आई, ये भी मैं तुम्हें बता दूं। हालांकि इसका कोई सेंस नहीं बनता बताने का, लेकिन बताना जरूरी ताकि तुम्हें ये चीज क्लियर रहे कि पहली बार नहीं हुआ। ना अब तुम बोलोगे कि सम्राट भाई तुम इतना ज्यादा डिफेंड क्यों कर रहे हो? आई नो बहुत सारे लोग बीजेपी का दलाल बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं। मैं जानता हूँ मेरी वीडियो आने के बाद बहुत सारे वीडियोस आएंगी जिसमें आपको मैनिपुलेट किया जाएगा। अब वो लोग सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, ये आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक दोनों पार्टी आमने सामने नहीं होगी। ध्रुव हो गया, बनर्जी हो गया, या फिर ये जितने भी लेफ्ट हो गए, अगर इनको लगता है कि ये बहुत ज्यादा सही है तो मैं सीरियसली इनके साथ लाइव डिबेट करना चाहता हूँ। मैं एक बार लाइव डिबेट करके अपने पॉइंट्स रखना चाहता हूँ, ये अपने रखे, जनता के सामने अपने आप सच आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। जो भी इनका तर्क होता है कि हमने ऐसा किया वैसा किया, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। रही बात उन चुरकटों की जो आजकल फेसबुक पे वायरल होते हैं, ये मोहित नाम के, ये लिटरली क्लाउड चेसर है, पॉलिटिकली इन्हें बोलना आता है योगेंद्र यादव जैसा, तो लोगों को लगता है बहुत से 1 रुपए की पढ़ाई इन्हें की नहीं होती है, तो मैं इनसे डिबेट भी नहीं करना चाहता। एक टाइम राठी बनर्जी ऐसे लोग हो गए जिनमें इंटेलेक्चुअल लेवल है, भले वो लेफ्ट के लिए बायस्ड हो, लेकिन उनके अंदर इंटेलेक्चुअल लेवल है, तो उनसे तो मैं डिबेट भी करना चाहूंगा। ऐसे लोगों को तुम
छोड़ ही दो। बाकी वापस उस क्वेश्चन पे आते हैं कि मैं क्यों इस स्कीम को सपोर्ट कर रहा हूं, तो देखो भाई क्लियर कट बात है। किसान आंदोलन के टाइम किसान बिल बहुत परफेक्ट थे, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी दंगाई प्रवृत्ति दिखा के लाल किले पे चढ़ के वे मतलब लोगों को मार मूर के वापस करवा लिए। दंगे की योजनाएं बनाई, गवर्नमेंट डरी, बैकफुट पे आई, और डरना भी चाहिए भाई, क्योंकि आम पब्लिक का नाश होगा ना इसमें। वो बिल वापस हुआ और बहुत सारे किसानों का लॉस हुआ। सीएए इंप्लीमेंट नहीं हो पाया इसी नोटंकी के चक्कर में। सेकुलरिज्म फलाना, मतलब उसमें कुछ था ही नहीं इंडियन मुस्लिम्स के लिए, लेकिन उसके बाद ही बना दिया। सीएए नहीं हो पाया। आज की डेट में दंगे होते हैं, जब उनके नाम पूछे जाते हैं तो पता चलता है कहीं वो रोहिंग्यास होते हैं, कहीं वो बांग्लादेशी होते हैं, या फिर वो कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान से होते हुए आ रहे होते हैं। तुमने सीए को सपोर्ट नहीं किया, अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, दैट्स द रीजन दंगों में इस तरीके के लोग दिखते हैं, क्योंकि उनकी कोई जमीन थोड़ी ना, उन्हें उठना मारना पीटना खत्म करना है। सीए का तुमने विरोध किया, किसान बिल का विरोध किया, एनडीपी का कर नहीं पाया कोविड की वजह से। आज ये स्कीम आई है, इतनी बेहतर स्कीम आई है जिसमें लाखों युवाओं का भविष्य छुपा हुआ है, उसका भी तुम बहिष्कार कर दो, बॉयकॉट कर दो। और उन युवाओं जिनकी उम्मीद है तरक्की करने की, जो हमारे देश के लिए सर्व कर सकते हैं, ट्रेंड बन सकते हैं, डिसिप्लिन बन सकते हैं, हमारी सोसाइटी में एक मैसेज दे सकते हैं, तुम उनका भविष्य खराब कर दो। मुझे गवर्नमेंट से तुमसे ज्यादा शिकायतें होती हैं गाइस, तुमसे ज्यादा, और समय समय पर करता रहता हूँ मैं क्रिटिसाइज। लेकिन जब कोई सही चीज आए ना, जो हमारे देश के भविष्य के लिए, जो हमारे स्टूडेंट, मैं भी रहा हूँ यार कभी ना कभी स्टूडेंट, तो जो हमारे देश के भविष्य के लिए आती है ना, तो जरूरी हो जाता है उस चीज के ऊपर बोलना। और अगर मैं नहीं बोलूंगा कोई नहीं बोलेगा, क्लियर कर बात है। और मैं जानता हूँ कि मुझे यूथ देख रहा है, इसलिए मैं तुम्हें सही सिखाना चाहता हूँ। प्लीज इस वीडियो को शेयर करना, अगर थोड़ी सी भी पसंद आएगी, समझ आएगी। अब रही बात दंगाइयों की, तो भैया ये हमारा माइंडसेट है कि किसान कर रहे हैं तो किसानों को छोड़ दो। अब ये स्टूडेंट हैं, भटके हुए हैं, जॉब नहीं मिल रही है, तो जॉब नहीं मिल रही तो इनको किसने हक दे दिया कि भैया जाके ट्रेन जलाएं, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी जलाएं? किसने इनको हक दे दिया? ये दंगाई है, क्लियर कट तरीके से दंगाई है। ना ये किसान है, ना ये कोई भटके हुए नौजवान है, ना ये स्टूडेंट है। जो पब्लिक प्रॉपर्टी नाश कर रहे हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी नाश कर रहे हैं, टोटल दंगाई है। उठाओ इनको, जेल में डालो, जेल में डालो, ऐसा एग्जाम्पल बनाओ कि दूसरे ना कर पाए। बाकी इंडियन जितने भी लोग ये दंगा कर रहे हैं, मेरी नजर में स्टूडेंट नहीं है। अगर इनमें कोई स्टूडेंट है भटक गया है, हाथ जोड़ के विनती है भाई, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, तुम्हारी जिंदगी में एक कंप्लेंट होगी, जिंदगी भर नौकरी नहीं लगेगी सरकारी। और मैं जानता हूं अगर तुम गवर्नमेंट की तैयारी करो तो डेफिनेटली तुम्हारे अंदर जो इंटेलेक्चुअल लेवल होगा, तुम्हारी जो पढ़ाई होगी मेरे से कहीं गुना ज्यादा होगी। प्लीज अपने भविष्य को खराब मत करो इन दंगाइयों के चक्कर में। ये पार्टीज भड़काएंगी, तुम्हें रोडों पे उतारेंगी, तुम्हारे ऊपर केस बनेगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज भाई, बड़ा भाई समझ के कह रहा हूँ, मत बनो दंगाई, मत लड़ो इन चीजों के लिए। प्लीज वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके अपना ओपिनियन मुझे देना है। साथ ही साथ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर पर ही फॉलो करें। एंड बाकी तो सब सेट है, सम्राट भाई बेस्ट है। बोलिए मेरे साथ, जय श्री राम।